गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो जो लास्ट वीडियोस में हमने जो आपका फिफ्थ पेपर था उसके फर्स्ट सेकेंड यूनिट को कवर कर लिया था। अब जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने पूरे पेपर के जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, या फिर उसकी जो फोटो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने अपने YouTube चैनल स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है ASD वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम। तो ASD के जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो ASD की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपकी फुल फॉर्म आप देख लेना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए या उनके लिए पाठ्यक्रम को कैसे विकसित करना चाहिए। इसके अंतर्गत आपकी आईडी का भी पाठ्यक्रम है और ASD का भी। ASD की फुल फॉर्म होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो आईडी वाला कोई खास नहीं है, ASD वाला पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो ये पाठ्यक्रम है इसके लिए सबसे पहले है इसकी प्लानिंग। प्लानिंग यानी नियोजन। तो प्लानिंग क्या होता है, नियोजन आप लोगों को कम समझ में आएगा, प्लानिंग से समझो। तो प्लानिंग क्या होती है, यानी हम कोई भी कार्य करते हैं उसको सबसे पहले हम उसका प्लान करते हैं कि हमको कैसे कैसे क्या करना है। तो जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनका पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए या पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए सबसे पहले उस पाठ्यक्रम की प्लानिंग करनी होती है। तो इसके बाद हम जैसे बच्चे की समस्या जानेंगे, यानी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या है या वो क्या कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो बच्चे की प्रॉब्लम जानेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो फिर आपका है समस्या समाधान, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर जैसे समस्या का हमें पता चल गया, फिर हम चेक करेंगे कि बच्चे की वर्क करने की मेमोरी कैसी है, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता कैसी है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि बच्चे की वर्किंग मेमोरी कैसी है। यानी कार्य करने की क्षमता कैसी, ये हम जानेंगे। फिर वर्क मेमोरी का पता लगने के बाद हम जानेंगे कि बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं उस पे कितना ध्यान कर रहा है, यानी जो चीज हम उसे सिखा रहे हैं उस पे बच्चा ध्यान कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम बच्चे के गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं या जो रीजनिंग, इसके अंतर्गत आपकी गणितीय संक्रियाएं, पहेलियां, वो सब आ जाएंगी कि बच्चा ये सब करने में सक्षम है या नहीं। यानी बच्चा जोड़ बाकी कर रहा है या नहीं, बच्चा कोई भी पजल उसको दे दी वो सोल्व कर रहा है या नहीं, ये हम बच्चे का जानेंगे।
फिर उसके बाद बच्चे का हम संज्ञानात्मक परीक्षण करेंगे, यानी उसके कौशल से संबंधित परीक्षण चेक करेंगे कि बच्चे को, जैसे हम कोई भी चीज के बारे में बता रहे हैं तो बच्चा उसको कितना सीख रहा है, ये एएसडी बच्चे का हम करेंगे। उसके बाद उसकी निगरानी करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, मुख्यतः ये क्वेश्चन 10 नंबर में ही आता है, इसलिए आपको इसे पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा। यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इनके बारे में नहीं लिख के आना है, आपको सिर्फ इनके नाम ही लिखने या क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है वही लिखना है। यदि 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इनके बारे में पूरा लिखना है। के अंतर्गत है ऑटिज्म से पीड़ित या विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए मौलिक अधिकार या नागरिक जो अधिकार है वो कौन कौन से। ये अगर क्वेश्चन नहीं भी आए तो क्या है, आप लोगों को अधिकारों का तो पता होना ही चाहिए। अब जो ऑटिज्म से पीड़ित है या जो विकलांगता से पीड़ित है उन बच्चों या उन व्यक्तियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो नागरिक अधिकार हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति एक समान है। फिर आपका अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत जाति तथा लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, यह आपका अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत है। फिर अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत, यानी किन्हीं भी सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों को जाने की अनुमति, चाहे वो व्यक्ति विकलांग हो या एक सामान्य व्यक्ति, यानी सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति, यानी व्यक्ति से ये विकलांग हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो, सार्वजनिक जो स्थान होते हैं, जो मंदिर होते हैं या जो खेल के मैदान होते हैं, जो गार्डन होते हैं, उनमें हर व्यक्ति को जाने की अनुमति हो। फिर आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है छुआछूत, यानी अछूत। ये आपके अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। फिर आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21। फिर अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आपका बाल श्रम है। फिर आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनका नियोजन है। फिर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपका विकलांग व्यक्तियों के लिए संवैधानिक उपचार। फिर अनुच्छेद 300A है, उसके अंतर्गत आपका संपत्ति का अधिकार।
ये आपके जो मुख्य जो नागरिक अधिकार है वो है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15A के अंतर्गत जाति लिंग में भेदभाव का है। अनुच्छेद 15(2) में सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों को जाने की अनुमति। अनुच्छेद 17 में अछूत या छुआछूत का। अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 23 में बाल श्रम का। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए नियोजन का। अनुच्छेद 32 में विकलांगों के लिए संवैधानिक उपचार का। और 300A में संपत्ति का अधिकार। ये आपके मुख्य नागरिक अधिकार है। अब आपके मुख्य कौशल कौन कौन से? कौशल आप लोगों को पता होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता। कौशल के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे पहला आपका व्यक्तिगत कौशल है। आपसे एग्जाम में कैसे भी अगला एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सामान्य छोटा क्वेश्चन पूछ दे, बच्चे के कोई भी एक व्यक्तिगत कौशल का नाम बताओ, तो बच्चे का जो व्यक्तिगत कौशल है, इसके अंतर्गत आएगा बच्चे का खाना पीना। यानी व्यक्तिगत कौशल के अंतर्गत बच्चे का खाना पीना, यानी बच्चा कैसे खाता है और कैसे पीता है। बच्चा स्वयं खा सकता है या बच्चे को खिलाने के लिए किसी और की जरूरत होती है। बच्चा स्वयं से पानी पी सकता है या नहीं। बच्चा पानी पीने के लिए किस प्रकार के ग्लास का उपयोग करता है, यानी ग्लास भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक के तो डंडी आती है या बिना डंडी वाला ग्लास। ये सब बच्चे का है व्यक्तिगत कौशल। इसके अंतर्गत आएगा बच्चे का खाना और पीना। फिर है बच्चे का शौचालय कौशल। शौचालय कौशल के अंतर्गत बच्चा खुद से शौच जाता है या नहीं, या बच्चे को शौचालय संबंधित जो कौशल है उनके बारे में कितना पता है कितना नहीं है। यह हो गया बच्चे का शौचालय कौशल। फिर बच्चे का स्नान कौशल। स्नान कौशल होते हैं जिनमें बच्चा स्वयं से स्नान कर पाता है या नहीं, बच्चा खुद के कपड़े खुद पहन सकता है या नहीं, ये सब बच्चे की स्नान कौशल। फिर जैसे गणितीय कौशल, इसके अंतर्गत बच्चा गणितीय संक्रियाएं या पजल या पहेली सोल्व करने में सक्षम है या नहीं, ये हो गया। फिर बच्चे का ड्रेसिंग कौशल हो गया, बच्चे का स्वैज्ञानिक कौशल हो गया, बच्चे का सार्वजनिक कौशल हो गया, यानी बच्चा सार्वजनिक जो कार्य है या जो सामाजिक जो कार्य है, सामाजिक बातचीत है, ये सब कौशल करने में बच्चा समर्थ है या नहीं, ये सब आपके कौशल हैं जो मैंने बता दिया आपको कि कौशल आखिर होता क्या है। आप इसमें स्वेच्छा से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अगला जो आपका एक टॉपिक है यूडीएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग। एक आपकी है मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया आखिर होती क्या है, इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया, जैसे मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या होता है, जैसे हम पहले हमारा भी आज भी मूल्यांकन होता है, यानी हमने कितना कुछ सीखा या हमें जो सिखाया जा रहा है उसको हम कितना सीख रहे हैं, वही मूल्यांकन है। तो एक बच्चे का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है, यानी इसका एक बच्चे का मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है, इससे बच्चे का
बच्चे की सीखने की जो क्षमता है उसका पता चलता है, और बच्चे को जो सिखाया जा रहा है उसको बच्चा कितना सीख रहा है यह मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन जो है वो सभी के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे वो एक शिक्षक हो, तीनों के लिए मूल्यांकन आवश्यक होता है। बच्चे के लिए मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है ताकि उसका जो प्रोग्रेस है या जो उसकी उन्नति है उसका हम पता लगा सके। एक माता पिता के लिए मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि उसको पता लग सके कि उसका बच्चा जो है वो कितना कुछ सीख रहा है। एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि वो उस बच्चे का पता लगा सके कि हम जैसे बच्चे को सिखा रहे हैं उसको बच्चा कितना सीख रहा है। यदि उसको नहीं सीख रहा है तो उसे आसान भाषा में समझाए या उससे कम लेवल में समझाए, यदि सीख रहा है तो उससे हार्ड लेवल बच्चे को सिखाया जाए। यह है आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया या पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया। यह है आपकी जो तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट। इसके अलावा अगर आपको इन टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, जो टॉपिक आपको हार्ड लगे, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।